हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल तैयारी गुरु पर। दोस्तों यूपी ट्रिपल पैट 2022 के लिए आज हम दूसरा जीके टेस्ट लेकर आए हैं और आज के वीडियो में भी हम टॉप 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट होते हैं उसे भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अब दोस्तों यहाँ से एक बात आती है कि किस तरीके से आप चेक करेंगे कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। तो देखिए आसान सा है, इसके लिए आपको क्या करना है, एक कॉपी लेना है और 1 से लेकर के 25 तक इस तरीके से 3, 4 इस तरीके से आप 25 तक गिनती लिखेंगे। ठीक, अब उसके बाद जैसे हमने कोई क्वेश्चन कराया, पहला क्वेश्चन है और उसमें क्वेश्चन बोलने के बाद उसे आप वीडियो को पॉज करेंगे और 5 सेकंड सोचेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपके अनुसार। और उसके बाद अगर आपका क्वेश्चन सही निकलता है तो उसके बाद वहाँ पर आप सही का टिक कर देंगे और अगर गलत निकलता है तो आप क्रॉस का टिक कर देंगे। इस तरीके से आप 25 क्वेश्चंस का करेंगे और उसके बाद आप काउंट करेंगे कि इस टेस्ट में आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर इसमें है उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। तो जो बांदीपुर अभयारण्य है ये स्थित है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। और दोस्तों कर्नाटक में और भी कई सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से हैं तो याद रखेंगे आप, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है, इसके अलावा मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है और इसके अलावा बाघ अभयारण्य भी है। कौन सा है तो काबनी वन्यजीव अभयारण्य ये है, ध्यान रखेंगे आप। और आपका नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सारी जो राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य है ये फेमस हैं कहाँ पे, कर्नाटक के। ठीक, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं बदरुद्दीन तैयब, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और M.A. अंसारी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयब। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने दीन-ए-इलाही धर्म चलाया था? ठीक, ऑप्शन दिए गए हैं बाबर, हुमायूं, अकबर और शाहजहां। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने शुरू किया था कौन सा, दीन-ए-इलाही धर्म। ठीक, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से जो ऊंचाई होती है यानी जो सैटेलाइट्स होते हैं उनकी ऊंचाई कितनी रखी जाती है? तो इनकी जो ऊंचाई है वो होती है 36,000 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। जो भू स्थिर उपग्रह हैं, जो सैटेलाइट्स हैं, उनकी पृथ्वी से ऊंचाई अगर हम देखें तो वो होती है 36,000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। और दोस्तों कौन कौन से रंग होते हैं आपने पढ़ा होगा 12th में, याद होगा आपको, विवग्योर आप पढ़ते थे, विवग्योर आप पढ़ा करते थे। तो यही वो 7 रंग होते हैं कहाँ पे, इंद्रधनुष में। अब यहाँ पर V फॉर क्या है तो वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर है ब्लू एंड G फॉर है ग्रीन और Y फॉर है येलो, O फॉर है ऑरेंज और R फॉर है रेड। ठीक, तो याद रखेंगे ये सारे कलर हैं, 7 कलर जो कि इंद्रधनुष में होते हैं। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होता है वो किस कलर का होता है? तो आप ध्यान रखेंगे सबसे ज़्यादा जो प्रकीर्णन होता है वो होता है वॉयलेट का यानी कि बैगनी का, और सबसे अधिक जो तरंग दैर्घ्य होती है वो होती है रेड की यानी कि लाल की। ठीक, तो यहाँ से ये बातें भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो पराश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति है वो कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। दोस्तों पराश्रव्य तरंगें होती क्या है? तो ऐसी तरंगें, ऐसी ध्वनि तरंगें जिनको मनुष्य अपने कानों से नहीं सुन सकता है उनको कहते हैं पराश्रव्य तरंगें। यानी कि अगर हम बात करें कि मनुष्य कौन सी तरंगें सुन सकता है तो ऐसी ध्वनि तरंगें जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती है, उन ध्वनि आवृत्ति को, उन ध्वनि तरंगों को मनुष्य सुन सकता है। और जो पराश्रव्य तरंगें होती हैं इनकी जो आवृत्ति है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इसी वजह से मनुष्य इन ध्वनि तरंगों को नहीं सुन सकते हैं। ठीक, तो ध्यान रखेंगे आप, पराश्रव्य तरंगें क्या होती हैं जिनको मनुष्य अपने कानों से नहीं सुन सकता है, तो इनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं 1949, 1951, 1952 और 1967। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बी, 1951 में भारतीय संविधान में पहली बार
संशोधन किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो अगला क्वेश्चन है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंड कप पूछा है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल। हॉकी नहीं होगा, याद रखेंगे। फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप। ठीक, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, याद रखेंगे। डूरंड कप कहाँ से संबंधित है, किस खेल से? तो ये है फुटबॉल से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? यहाँ पूछा जा रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे। ऑप्शन दिए गए हैं, कालिदास, मुंशी प्रेमचंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर और जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालिदास। जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, जो रचना है, इसके लेखक थे कालिदास। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये जो है भारत के पहले कानून मंत्री थे। ठीक, याद रखेंगे। और डॉक्टर अंबेडकर से क्वेश्चन और याद रखेंगे कि संविधान सभा में जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष भी डॉक्टर BR अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं, अजमेर, जयपुर, नई दिल्ली और चित्तौड़गढ़। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजमेर में स्थित है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। ठीक, याद रखेंगे आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? तो ये है अजमेर में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सालार जंग म्यूजियम किस शहर में स्थित है? तो सालार जंग जो म्यूजियम है ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं, हैदराबाद, जयपुर, बेंगलुरु और श्रीरंगपट्टनम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में स्थित है सालार जंग म्यूजियम। दोस्तों हैदराबाद कहाँ पर है? तो याद रखेंगे आप, तेलंगाना की ये राजधानी है हैदराबाद, जहाँ पर स्थित है क्या? सालार जंग का म्यूजियम। अब दोस्तों सालार जंग जो म्यूजियम है ये क्यों फेमस है? तो इसके फेमस होने का कारण क्या है कि इसकी प्रमुख कलाकृतियाँ। दोस्तों ये जो सालार जंग म्यूजियम है यहाँ पर क्या है? ये एक कला संग्रहालय है। यहाँ पर कलाकृतियों का संग्रह है और ऐसा माना जाता है कि 1.1, याद रखेंगे, 1.1 मिलियन कलाकृतियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप, सालार जंग म्यूजियम क्या है? ये एक कला संग्रहालय है। कहाँ पर स्थित है? तो तेलंगाना के हैदराबाद में ये स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो पूछा जा रहा है कि सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो सम्राट अशोक ने अपनाया था कलिंग युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि जो कलिंग युद्ध हुआ था उसके बाद जो सम्राट अशोक ने है वहाँ पर देखा कि कितनी वहाँ पर जो है जाने गई लोगों की हत्याएं हुई और उससे जो सम्राट अशोक थे वो द्रवित हुए और उसके बाद उन्होंने जो है जो बौद्ध धर्म है वो प्रवचन सुने और इसके बाद ये बुद्ध जो भगवान है गौतम बुद्ध उनकी शरण में चले गए थे। ठीक, तो याद रखेंगे कि किस युद्ध के बाद, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो कलिंग युद्ध के बाद। अब दोस्तों कलिंग युद्ध हुआ कब था वो भी ध्यान रखेंगे। तो 262 और 261 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग युद्ध। ठीक, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा नील नदी। ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है। अब दोस्तों सबसे लंबी नदी है तो लंबाई की अगर हम बात करें तो कितनी लंबी है ये? तो याद रखेंगे आप 6650 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। ठीक, याद रखेंगे ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो वो है गंगा, और जिसकी लंबाई कितनी है गंगा की? तो वो है 2525 किलोमीटर। ध्यान रखेंगे गंगा की, ये हमारे देश की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं पोटेशियम है, जस्ता, तांबा, एल्यूमिनियम। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम। ये जो है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। ठीक, ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया की दवा जो कुनैन होती है ये किस पौधे से प्राप्त की जाती है? तो जो कुनैन होती है ये किससे प्राप्त होती है? तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे सी,
सिनकोना के वृक्ष से जो है ये दवा पाई जाती है, जो सिनकोना होता है उसकी छाल से ये दवा पाई जाती है, कुनैन। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो कुनैन दवा है मलेरिया की, ये किस पौधे से प्राप्त होती है, तो सिनकोना की छाल से ये प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं, शुतुरमुर्ग है, हमिंगबर्ड है, बाज है या गिद्ध है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुतुरमुर्ग। ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। और दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि प्रकृति में मौजूद सबसे बड़ी जीवित कोशिका क्या है, तो वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। याद रखेंगे, सबसे बड़ी कोशिका प्रकृति में मौजूद जीवों में तो वो कौन सी हो जाएगी, तो वो शुतुरमुर्ग के अंडा की है। और दुनिया का सबसे बड़ा जो जीवित पक्षी है वो भी कौन सा है, शुतुरमुर्ग। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा और बकरी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुत्ता को जो है सबसे पहले पालतू जंतु बनाया गया था। तो यहाँ से आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा कि मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था, तो वो बनाया था कुत्ता को। अगला क्वेश्चन है, किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? ऑप्शन दिए गए हैं, नीला, सफ़ेद, काला या भूरा। तो अगर अंतरिक्ष से देखा जाए तो जो आकाश है वो कैसा दिखाई देगा, तो वो देगा काला दिखाई। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अब दोस्तों अंतरिक्ष से देखने पर जो वायुमंडल है, जो आकाश है, वो काला क्यों दिखाई देता है? तो इसलिए देता है क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है। यही कारण होता है कि वायुमंडल की उपस्थिति ना होने की वजह से जो आकाश है वो अंतरिक्ष से देखने पर काला दिखाई देता है। दोस्तों वायुमंडल ना होने से क्या होता है, तो वहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, तो इसी वजह से जो आकाश है वो काला दिखाई देता है। ठीक, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? एटीएम का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। याद रखेंगे, ऑटोमेटिक नहीं होगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये एटीएम का फुल फॉर्म होता है। अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है? तो भारत में पशुओं का जो सबसे बड़ा मेला है वो लगता है कहाँ पे? बिहार में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। थर्ड यहाँ पर करेक्ट होगा कि जो बिहार है यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? पूछा जा रहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की मात्रा कितनी है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कौन सा? तो याद रखेंगे आप डी, 0.03% जो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो है कौन सी गैस पाई जाती है? तो याद रखेंगे आप कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो याद रखेंगे आप 78.08% जो है नाइट्रोजन पाई जाती है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें कि दूसरी गैस कौन सी है जो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है? तो याद रखेंगे आप 20.95% जो है ऑक्सीजन पाई जाती है वायुमंडल में। ठीक, तो याद रखेंगे आप सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन और उसके बाद ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, अगला है त्रिपिटक, जो बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है, यह किस भाषा में लिखा गया है? तो जो त्रिपिटक है ये किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, पाली भाषा में लिखा गया है। और दोस्तों कई बार एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो त्रिपिटक ग्रंथ है ये किस धर्म से संबंधित है? तो याद रखेंगे बौद्ध धर्म से ये संबंधित है। और किस भाषा में लिखा गया है? तो पाली भाषा में ये लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सम्राट अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित कराई गई थी। अब दोस्तों ये तृतीय बौद्ध संगीति सम्राट अशोक के टाइम पर हुई थी। तो पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो वो भी आप ध्यान रखेंगे, जो पहली बौद्ध संगीति है फर्स्ट, वो किसके शासनकाल में हुई थी? तो याद रखेंगे आप अजात शत्रु के शासनकाल में। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जो सेकंड है ये किसके शासनकाल में हुई थी? तो याद रखेंगे आप कालाशोक के शासनकाल में, कालाशोक। और जो आपकी तीसरी बौद्ध संगीति है वो हुई थी सम्राट अशोक के टाइम पे। ठीक, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। अगला और आखिरी क्वेश्चन है आज का, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन दिए गए हैं ऋषभदेव, महावीर स्वामी, अजित नाथ और पार्श्वनाथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए ऋषभदेव, ये जो है जैन धर्म के संस्थापक थे। दोस्तों कई बार कंफ्यूज में हो जाते हैं बच्चे कि जो जैन धर्म के संस्थापक वो महावीर स्वामी है, लेकिन नहीं, जो जैन धर्म के संस्थापक हैं वो हैं ऋषभदेव, और जो महावीर स्वामी हैं ये जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए और जो महावीर स्वामी हैं ये 24वें तीर्थंकर थे किसके, जैन धर्म के। तो दोस्तों ये रहे हमारे यूपी पैट के लिए जीके का दूसरा टेस्ट, और यहाँ पर आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से हम यूपी पैट के लिए जीके की जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो डेली लाते रहेंगे। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उन्हें भी जो है इस चैनल के बारे में पता चले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।